एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में अध्ययनरत प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को फेडरलिज्म इन इंडिया के संबंध में दोबारा रिवीजन के तौर पर बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी आप लोगों को एक बार फेडरलिज्म क्या है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी क्या स्थिति है, इसके संबंध में बताया गया है। आज मैं पुनः एक बार फिर रिवीजन के लिए आप लोगों को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघवाद की क्या स्थिति है, इसके संबंध में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेडरलिज्म क्या है, संघवाद का क्या अर्थ है। तो इसका संक्षिप्त विवरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर कर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपनाया। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था, प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौतों का परिणाम नहीं है और संघ-राज्य समझौतों का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका भी संक्षेप में हम लोग अध्ययन करेंगे। संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, उसके आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। पहला एकात्मक और दूसरा संघात्मक व्यवस्था।
यदि भारत कुछ लाखों की संख्या वाला तथा भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के प्रसंग में लगभग एक ही स्थिति वाला देश होता, तो इस देश में भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक विशाल देश होता है। इसके अतिरिक्त भारत धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और आचार विचार की दृष्टि से बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है। इन विविधताओं के बीच एकता ही इस देश की जीवन, संस्कृति और आचरण के मूल मंत्र है। इसलिए इस देश के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उचित हो सकती थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय जीवन के इस मूल तत्व को दृष्टि में रखते हुए ही भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया था। संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियां का विभाजन होता है। यह विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य होता है। ये दो प्रकार की सरकारें केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के सरकारों के रूप में होती है। संघीय सरकार की परिभाषा देते हुए फाइनर ने लिखा है, यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में। प्रोफेसर डायसी ने भी इस संबंध में कहा है कि संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। वास्तव में संघवाद एक सीमित सरकार का सिद्धांत है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों की ही शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं। इन लक्षणों का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी लक्षण के आधार पर संघात्मक व्यवस्था की पहचान की जाती है। संघात्मक राज्य का पहला लक्षण है कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर संघीय संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है जो साधारणतः राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिकार में है। संवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक एवं स्पष्ट है। इसकी दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। यद्यपि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा,
लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है और भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है। इस प्रकार इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की यह व्यवस्था संघात्मक शासन की पूर्णता के अनुकूल है। इस दृष्टि से हमारा संविधान सोवियत रूस तथा स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। इसकी चौथी विशेषता है लिखित एवं कठोर होना। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से यह कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। संविधान में संशोधन संविधान में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है और यह पद्धति साधारण व्यवस्थापन की पद्धति से भिन्न है। संविधान के द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में संघीय सरकार और राज्य सरकारों में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि इन प्रावधानों में परिवर्तन दोनों के सहमति से ही संभव है। इस प्रकार संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भी अहम भूमिका होती है। अब हम लोग इसका अंतिम तथा पांचवा जो लक्षण है उच्च सदन या राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिद्धांत राज्यों की समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर आधारित है। इस प्रकार हम लोगों ने संघात्मक राज्य के लक्षणों के बारे में अध्ययन किया तथा इससे स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान भारत को एक संघात्मक राज्य के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसका स्वरूप क्या होता है यह भी जानना आवश्यक है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था कोई स्थिर नहीं बल्कि निरंतर विकासशील व्यवस्था है।
19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में संघात्मक व्यवस्था की धारणा में दो दिशाओं में परिवर्तन आया। पहला, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार का पक्ष प्रबल हो गया और इस विचार को स्वीकार कर लिया गया कि इकाइयों की सरकारों या राज्य सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक है। दूसरा, इस विचार का उदय इसलिए हुआ कि केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकारें परस्पर विरोधी पक्ष में नहीं रहे, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक और सहयोगी रहे तथा संघीय व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करें। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोगी प्रवृत्ति को स्वाभाविक और आवश्यक बताते हुए संघवाद के अधिकारी विद्वान डॉक्टर केसी वियर ने लिखा है, हर संघात्मक व्यवस्था में आपसी सहयोग की संस्थाओं की या तो संविधान में ही व्यवस्था कर दी जाती है या इस प्रकार के सहयोग की संस्थाएं परंपरा के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार 1947-49 के काल में जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, संघात्मक व्यवस्था के 3 मॉडल या रूप उस समय विकसित हो रहे थे। ये रूप है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूनिटेरियन फेडरलिज्म तथा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। संघीय व्यवस्था का तृतीय रूप द्वितीय मॉडल का ही एक विशिष्ट रूप है और संघीय व्यवस्था के प्रमुख मॉडल या रूप प्रथम 2 ही है। इस कारण हम लोग इसका भी चिंतन करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के इन दोनों ही रूपों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तथा यूनिटेरियन फेडरलिज्म को अपनाया है। संविधान निर्माता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ही प्रमुख रूप से अपनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन यूनिटेरियन फेडरलिज्म की प्रवृत्तियों को भी उनके द्वारा अपना लिया गया और इस प्रकार भारतीय संघवाद, सहयोगी संघवाद तथा एकात्मकता संघवाद का मिला जुला रूप हो गया। सहयोगी संघवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्च के द्वारा किया गया। वर्च ने लिखा है, सहयोगी संघवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों में सहयोग का चलन हो। क्षेत्रीय सरकारें आंशिक रूप से
सामान्य सरकारों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हों और सामान्य सरकार सशर्त अनुदान के आधार पर उन विषयों में विकास को प्रोत्साहित करती हो जो संविधान द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान किए गए हैं। ऑस्टिन ने भी इस संबंध में लिखा है, भारतीय संघवाद कुछ अपवादों को छोड़कर सहयोगी संघवाद है। इसमें सभी लक्षण भारत के संविधान में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान सभा में संघवाद के उस रूप को अपनाया जिसे वर्ष ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहयोगी संघवाद के स्थापना करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके कारण इसका विकास हुआ है, जैसे योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। समवर्ती सूची का एक विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। इस आधार पर योजनाबद्ध विकास हेतु योजना बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद पर मुख्यतः समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय पर ही योजनाएं बनाने और स्वीकृत करने का कार्य करते हैं। इसमें योगदान वित्त आयोग का भी है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष बाद स्थापित होने वाला वित्त आयोग भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुझाव देने वाली एक संस्था है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की भी अहम भूमिका है। भारतीय संविधान की धारा 273 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है जिसका कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच या राज्य सरकारों में परस्पर उत्पन्न होने वाले विवादों की निपटारा करना है। 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। इस तरह सहयोगी संघवाद की स्थापना में अखिल भारतीय सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में प्रमुख रूप से 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। प्रथम भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा दूसरा भारतीय पुलिस सेवा। इन सेवाओं के पदाधिकारी केंद्रीय सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकारों के क्षेत्र दोनों में ही नियुक्त किए जाते हैं। व्यवहार में इन सेवाओं ने सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावाद के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया है। ये संस्थाएं दिखाती हैं कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं और न तो केंद्र और न ही राज्य एक दूसरे पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं। एक ही चुनाव आयोग और संपूर्ण भारत के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मई 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। इन परिषदों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र विशेष से संबद्ध राज्यों में सहयोग को जन्म देना था। तत्कालीन गृह मंत्री पंत ने
संसद में कहा था, ये परिषदें सरकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। कुछ अन्य संस्थाएं एवं कार्य भी सहयोगी संवाद की दिशा में प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी प्रकार की एक संस्था है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल सम्मेलन और मुख्यमंत्री सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय समस्याओं और प्रश्नों पर विचार के लिए वित्त मंत्री सम्मेलन, कानून तथा व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार के लिए गृह मंत्री सम्मेलन, केंद्रीय विधि मंत्रालय सम्मेलन और कभी अखिल भारतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई मंत्री सम्मेलन आयोजित होते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। ये सभी कार्य सहयोगी संघवाद अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में प्रयत्न है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की धारा 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और सबसे अंत में सरकारी आयोग, इन सब ने अपनी सिफारिशों में इस बात पर बल दिया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में मई 1990 तक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं हो पाई। इस परिषद की स्थापना 25 जून 1990 को की गई। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति द्वारा परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्र के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। यह परिषद संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों के सुचारू संचालन हेतु एक विचार मंच का कार्य करती है। परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु एक अस्थायी सचिवालय की भी स्थापना की गई है। इस प्रकार यूनिटेरियन फेडरलिज्म की झलक भी भारतीय संविधान में है। भारतीय संघवाद का स्वरूप भिन्न है और यह केंद्रीकृत संघवाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। एकात्मकतावादी संघवाद के लक्षण भारतीय संविधान के अंतरंग में और बाह्य में देखने को मिलते हैं। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, एकहरी नागरिकता, केंद्रीय सरकार और राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ, एकीकृत न्याय व्यवस्था, कानून, लेखा परीक्षण तथा चुनाव व्यवस्था के संबंध में एकरूपता, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और इन सब के अतिरिक्त संकट काल में संघात्मक व्यवस्था का एकात्मक व्यवस्था में
परिवर्तित करना आदि यूनिटेरियन फेडरलिज्म के लक्षण हैं। यूनिटेरियन फेडरलिज्म को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री का विशाल व्यक्तित्व या करिश्माई व्यक्तित्व तथा दल विशेष का केंद्र में अधिक दिनों तक सरकार चलाया जाना। अब हम लोग बार्गेनिंग फेडरलिज्म के बारे में भी अध्ययन करेंगे। छठे आम चुनाव के परिणामों से भारतीय राजनीति में आमूल परिवर्तन हुए। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें बन गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल में जनता पार्टी की सरकार बनी। केरल में साम्बाई दल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांग्रेसी सरकारें पीठासीन थी। केंद्र की जनता सरकार एक दुर्बल सरकार थी क्योंकि यह विभिन्न प्रदेशों में चलने वाली घटकों से बनी एक गठबंधन सरकार के समतुल्य थी। इसे राज्यों की सरकारों ने सौदेबाजी करने का लगातार प्रयास किया। यहां तक कि गैर जनता दल की राज्य सरकारों ने राज्य स्वायत्तता का नारा बुलंद किया। वित्तीय स्रोतों से विवरण को लेकर पश्चिम बंगाल की साम्यवादी सरकार ने हमेशा केंद्रीय सरकार से दबाव एवं राजनीति की भाषा में बातचीत करने का प्रयत्न किया। 1989 से 2009 के निर्वाचनों से यह इंगित होता है कि भारत में संघ व्यवस्था का सौदाबाजी वाला प्रतिमान ही कार्यरत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनने वाली सभी केंद्रीय सरकारें अल्पमतीय सरकारें थी, जिन्हें सत्ता में बने रहने के लिए उन दलों का सहारा लेना पड़ा जो राज्यों में स्थापित थे। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें सत्तारूढ़ थी, जिनके कंधों पर केंद्रीय सरकार टिकी हुई थी और अनेक मसलों पर केंद्र से सौदाबाजी करने से नहीं हिचकिचाती थी। कावेरी जल विवाद पर भी कभी कर्नाटक की सरकार आग दिखाती थी तो कभी तमिलनाडु के अन्ना द्रमुक सरकार बंद आयोजित करती थी। 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के बाद कांग्रेस को 206 सीटें प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि सहयोगी दलों के द्वारा अब सौदेबाजी की स्थिति नहीं रहेगी, परंतु इसी बीच अन्ना द्रमुक तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बागी रुख इख्तियार किया और
केंद्र में सरकार बनने में बाधा डालने का प्रयास किया। यह उनकी दबाव तथा सौदेबाजी की चाल थी। 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस बार कांग्रेस को 206 सीटें प्राप्त हुई। इससे लगा कि इस बार बिना कोई दबाव तथा सौदेबाजी के केंद्र में सरकार बनेगी, परंतु इसी दौरान दबाव बनाने के लिए तथा सौदाबाजी के दृष्टि से द्रमुक तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी को निराश किया। द्रमुक की मांग थी कि टी.आर. बालू तथा ए. राजा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिले तथा उसे मनचाहा विभाग भी आवंटित किया जाए। इस तरह बार्गेनिंग फेडरलिज्म भारतीय राजनीति को समय समय पर प्रभावित करती रही। केंद्र में 1989 के बाद से कोई भी दल क्षेत्रीय दल के समर्थन के बिना सरकार नहीं बना सकी। 1990 के दशक में अस्थिरता के बाद पिछले लगभग 15 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र की गठबंधन सरकारें स्थिर रही हैं। उनकी स्थिरता का सीधा नियम रहा है, इस हाथ दो तथा उस हाथ लो। देने की भूमिका में केंद्र होता है तथा लेने की भूमिका में राज्य होता है। वक्त के साथ ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के साथ समझौता करना सीख गई हैं। चाहे वह राजग की सरकार बनाने में तेलुगु देशम पार्टी हो या डीएमके हो या यूपीए सरकार के समर्थन दे रहे द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस हो, इन दोनों दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि समर्थन सशर्त दिया जाएगा, अर्थात बार्गेनिंग के आधार पर समर्थन दिया जाएगा। इस प्रकार संघवाद के अंतर्गत बार्गेनिंग फेडरलिज्म को भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।